नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। कुछ फीडबैक्स मैंने मांगे थे कल के वीडियो में आप सबसे, एंड बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं। कई लोगों का कहना है कि मैं कुछ दूसरे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करूँ, जैसे कि बिजनेस लाइन की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा लोग चाहते हैं मैं फाइनेंस, इकोनॉमी और बिजनेसेस से रिलेटेड और न्यूज़ कवर करूँ, और कुछ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, माइक्रो कैप बिजनेसेस के बारे में भी लोगों ने पॉइंट किया है। मिंट के बारे में एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में बोलूँगा, सबसे ज़्यादा ओवरऑल कमेंट्स आए हैं मेरे पास। ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मार्केट्स, WSJ, NYT। तो ओवरऑल मैंने डिसाइड किया है कि मंडे से आई ऑल्सो इंक्लूड इकोनॉमिक टाइम्स, एंड धीरे धीरे हम लोग बिजनेस लाइन भी इंक्लूड करेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ना हमेशा देखना है कि क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, ज़्यादा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हम 3 न्यूज़पेपर्स, 4 न्यूज़पेपर्स भी कवर करेंगे, आवर गोल विल बी कि जो सबसे बेस्ट कंटेंट है हमारे लिए हम वो कंज्यूम करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हम लोग वेस्ट पूरे दिन कंज्यूम करते ही करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, विल कवर ऑल दैट कॉन्टेंट हियर। तो आज मैं बिजनेस स्टैंडर्ड ही कवर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं। आज ओवरऑल 15 के करीब आर्टिकल हो सकते हैं आज, करीब करीब, एंड काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल्स भी हैं कुछ। सो मंडे से विल स्टार्ट कंसिडरिंग ऑल अदर न्यूज़ पेपर्स एज वेल। तो अभी इकोनॉमिक टाइम्स आपको मंडे से वो भी मिलेगा बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ साथ। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हम आज कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल इसका एनुअल जनरल मीटिंग था, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने किस तरीके से बोनस शेयर्स इशू किए हैं और क्या आपको बहुत फायदा होगा बोनस शेयर से, ये भी देखेंगे आगे। कुछ लिस्ट आई है इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की, जिसमें अडानी, अंबानी एंड SRK भी ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा रिलायंस रिटेल की बात हो रही है, जिन्होंने अभी 10,000 लोगों को जॉब से ले ऑफ किया था। ये ज्वेलरी बिजनेस पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, लग्जरी ज्वेलरी पे। जियो दुनिया का लार्जेस्ट मोबाइल डेटा कंपनी बन चुका है। इसके अलावा आज न्यूज़ है कि जेप्टो एक क्विक कॉमर्स कंपनी है, स्टार्टअप है, जिन्होंने $5 बिलियन का वैल्यूएशन अभी अचीव कर लिया है। इसके अलावा मूडीज ने इंडिया के ग्रोथ एस्टिमेट को 7.2% पे रखा है। तो ये बड़ा है या घटा है, एक बार हम ये देखेंगे। इंडिया के पास हर 5 दिन में नए बिलियनर्स आए हैं, तो इसके हिसाब से तो काफ़ी सारे बिलियनर्स होने चाहिए हमारे पास। सो विल वेरीफाई दिस डेटा। एनवीडिया का रिजल्ट था, मैं पिछले हफ्ते 2 आर्टिकल कवर कर चुका हूँ एनवीडिया के बारे में। तो रिकॉर्ड सेल्स आई है फिर भी, लेकिन इम्प्रेस नहीं कर पाया ये इन्वेस्टर्स को। तो भाई इतना रिकॉर्ड करके भी कैसे नहीं इम्प्रेस कर पा रहा है, अभी बढ़ेंगे इसके बारे में। मालदीव्स को डाउनग्रेड कर दिया है फिच ने अमिड डॉलर क्राइसिस। तो मालदीव्स आजकल बहुत सारे न्यूज़ में था, इंडिया की वजह से भी, एंड इंडिया में स्पेशली न्यूज़ में था, मैं ये कहूँगा, ना कि इंटरनेशनली। अब देखिए बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे। डॉलर क्राइसिस सबसे पहले शुरू हो गया है, और ड्यूरोफ जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं और CEO हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं उन क्राइम्स के लिए जो टेलीग्राम पर लोग कमिट कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक कैची टाइटल है या फिर कंटेंट में रियल में ऐसा ही हुआ है, वो भी देखेंगे। और डिफेंस स्टॉक्स, जो लोगों का फेवरेट सेक्टर है रिटेल इन्वेस्टर्स का, यहाँ पे क्या रैली आएगी या ये रिट्रीट ही करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन हमने देख लिया है। मतलब 30% का करेक्शन देख लिया हमने बड़े बड़े स्टॉक्स में, जैसे गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड में। तो आगे क्या होने वाला है हम लोग आज ही जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल पे जंप करते हैं हम लोग। ये था रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए इंडिया के सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक है। मैंने बताया था कंग्लोमरेट्स वो कंपनीज होती हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस नहीं होती। जैसे TCS सिर्फ IT में है तो कंग्लोमरेट नहीं है, लेकिन रिलायंस हर चीज में है। तो ये रिलायंस कपड़े भी बेचता है, पेट्रोल भी बेचता है, टेक्नोलॉजी भी है, जियो है, और एंटरटेनमेंट भी है, और रिटेल भी है। तो यहाँ पे बोनस इशू कर रहा है, तो ये इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ना शेयर होल्डर्स हैं। कई लोग बहुत खुश हो रहे थे, कल मेरे पास कह रहे थे कि उनको काफी फायदा होने वाला है, रिलायंस तो बोनस इशू कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं, देखिए बोनस इशू से कोई फायदा होता नहीं है आपको। बोनस इशू क्या होता है कि आपके पास एक शेयर है ना, तो कंपनी 1:1 कर देती है कि आपको एक और शेयर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से तो 10 लाख के शेयर है तो 20 लाख के हो जाने चाहिए, नहीं। कंपनी आपको एक शेयर इशू कर देगी और आपके जो शेयर प्राइस है उनको आधा कर देगी। तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में ना लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स और आएंगे। आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक बायस होता है हमेशा कि यार 5,000 वाला शेयर महंगा है, ये कम बढ़ेगा, 50 रुपए वाला शेयर सस्ता है, ये ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल ये बायस होता है, और इसके बेसिस पे वो लोग
काफ़ी सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये पूरा किस्मत इन्वॉल्व है अगर आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं तो। एंड यहाँ पे लिक्विडिटी बस बढ़िया हो जाएगी रिलायंस के स्टॉक में ओवरऑल, तो इसलिए ये किया गया है। इसका कोई एडवांटेज है आपके पास? नहीं, इसका कोई एडवांटेज नहीं होता। जब आपके पास शेयर भी उतनी ही है, वैल्यू भी उनकी उतनी है, हर चीज़ उतनी ही है, तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, बस कंपनी के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है वो। तो एनर्जी टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट, अच्छा ये वर्ड मैंने आपको पहले ही समझा दिया। एनर्जी से लेके टेलीकॉम बिजनेस तक का जो ओनर है RIL, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग थी थर्सडे को, एंड यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, तो देखते हैं क्या प्रपोज किया है इन्होंने। सबसे पहले तो इशू बोला 1:1 का बोनस शेयर्स का, ठीक है। एंड ये चाहता है कि दुनिया की टॉप 30 कंपनीज में आ जाए, टॉप 30 कंपनीज में अपने आप को लाना चाहता है। और इसके लिए इन्होंने डिटेल टाइमलाइन दिया है एक एक साल का कि ये नई एनर्जी बिजनेस के लिए क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए इंडिया में अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें ना, तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कैप्चर करते हैं, तो आप इनको ट्रैक करते रहिए कि ये नए बिजनेसेस कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि इस टाइम पे ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव सेक्टर है, क्योंकि पूरी दुनिया, सिर्फ इंडिया नहीं, ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज। तो इसमें पैसा बहुत बन सकता है और बहुत बड़ा स्केल है। बड़े बिजनेसेस को स्केल चाहिए, ये ऐसा धंधा नहीं करना चाहती जिसमें मार्केट ही 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का है। तो एनर्जी ऐसा बिलियन है जो परपेचुअल है, बिना एनर्जी के कोई कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक तो काफी फोकस कर रहे हैं ये ओवरऑल। इन्होंने कोई और डिटेल्स नहीं शेयर किए हैं पोटेंशियल लिस्टिंग के कंपनी के रिटेल और टेलीकॉम डिविजन्स के। मतलब रिलायंस में अभी 3 मेजर डिविजन्स है। एक तो हो गया एनर्जी का, ठीक है, इसके अलावा जियो हो गया हमारे पास टेलीकॉम का, और इसके अलावा होता है एक रिटेल। तो इन तीनों को लोग कह रहे हैं कि अगर अलग अलग लिस्ट कर दिया ना, अभी एक ही कंपनी के नाम से लिस्टेड है RIL, अगर इन तीनों को अलग करके हमने डी मर्ज कर दिया, कल ही हमने एक वर्ड पढ़ा था मर्ज, और आज मैं यूज कर रहा हूं डी मर्ज। डी मर्ज करना मतलब अलग कर देना। तो रिलायंस कल मर्ज हुई थी किसके साथ? अभी इनको CCI से अप्रूवल मिला है, रिलायंस प्लस डिज्नी हॉटस्टार की बात कर रहे थे, डिज्नी, ये दोनों मर्ज होकर एक ही कंपनी बन जाएंगी। तो मर्ज होना मतलब शादी होना, और अलग हो जाना बेसिकली डीमर्ज होना। लेकिन ये ऑफ कोर्स इनकी मान लीजिए पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेंगी, लेकिन ये तीनों अलग अलग ऑपरेट करेंगी। तो क्या होगा कि इनको बढ़िया और वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी इनकी वैल्यूएशन, आप मान के चलिए ये चीज स्टॉक मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स को इससे काफी फायदा हो सकता है ओवरऑल। तो यहाँ पे अभी लेकिन इसकी कोई चर्चा इन्होंने की नहीं है, लोग काफी लेकिन सुनना चाहते हैं। इसके अलावा ओपनिंग रिमार्क्स में इन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो विजन है RIL का, वो एडवांस करना चाहते हैं करंट पोजीशन से दुनिया के टॉप 15 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में, और फिर उसके बाद टॉप 30 में नियर फ्यूचर में। और उनका कहना है कि RIL जो स्ट्रैटेजिक एडॉप्शन कर रही है डीप टेक का, डीप टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये मदद करेगा रिलायंस को ऊपर जाने में इस लिस्ट में ओवरऑल। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो नया एनर्जी डिवीजन है इस पे फोकस कर रहे हैं, काफी ज्यादा लार्ज और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं इसे नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में, क्योंकि ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है इनका, वो पिछले 40 साल से चल रहा है और 40 साल में बिल्ड होके बहुत स्ट्रांग हो चुका है रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, ऑयल बिजनेस है। तो उनका कहना है जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वो भी बहुत यूनिक होगा, कैश फ्लो आएंगे यहाँ पे, साइक्लिकल नहीं होगा। साइक्लिकल बिजनेस कौन से होते हैं? जैसे कि आप मान लो बहुत सारे बिजनेसेस ना साइक्लिकल होता है। जैसे आप हीटर बनाने वाली कंपनी, आपकी गर्मी में कौन लेगा आपसे हीटर, राइट? तो साइक्लिकल बिजनेस है। वैसे ही आप केटरिंग करते हो तो फेस्टिवल, शादी, इन पे ज्यादा चलेगा, तो साइक्लिकल बिजनेस है। तो इनका कहना है कि एनर्जी बिजनेस हमारा साइक्लिकल नहीं हुआ, एक तो पूरे साल पैसा आता रहेगा, ओवरऑल कैश फ्लो आता रहेगा और काफी यूनिक होगा ये। इन्होंने डिजिटल के बारे में बात की, रिलायंस डिजिटल, जहां जियो की बात हो रही है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल की भी, कि अपने रेवेन्यू को डबल कर लेंगे, 3 से 4 साल में अपना रेवेन्यू डबल कर लेंगे। तो इसी बेसिस पे कई लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे कि अच्छा ये कंपनी 3 से 4 साल में अगर अपना रेवेन्यू ही डबल कर लेगी तो इसकी वैल्यूएशन तो डबल होनी चाहिए। इस बेसिस पे कई लोग ये भी डिसीजंस लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके बाद इन्होंने बात की अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की, कि यहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये भी डबल हो सकता है यहाँ पे। तो ओवरऑल रिलायंस ग्रुप बहुत ही अच्छे ट्रैक पर है और डबल हो जाएगा साइज में बिफोर द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब 2030 से पहले पूरा रिलायंस ग्रुप, इनका कहना है ओवरऑल मेट्रिक्स में, रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट में डबल हो सकता है यहां से। और इसके अलावा अब इस लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जहां मैंने बोला था इंडिया के रिचेस्ट की लिस्ट आई है कि कौन अब सबसे अमीर है, कौन ऊपर गया है, कौन नीचे गया है। तो अडानी
आप देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे है टॉप्स अंबानी एज इंडियाज रिचेस्ट ऑन हुरन लिस्ट, एसआरके मेक्स डेब्यू। एसआरके भी इसमें आ चुके हैं। तो डिस्पाइट चैलेंजेस फॉलोइंग यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने काफी सारे रिपोर्ट्स निकाले अडानी के ऊपर, काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, बट इसके बाद भी ही इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। फिलहाल इनका ओवरऑल अगर आप वेल देखेंगे तो ये अंबानी जी से भी ज्यादा है। इन्होंने रिप्लेस किया रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन के मुकेश अंबानी को और उनकी फैमिली को, जिनका नेटवर्थ ओवरऑल 25% से बढ़ा है टू 10.14 ट्रिलियन। अंबानी सेकंड रिचेस्ट इंडियन है इस वक्त अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अडानी पिछले 5 साल में रिकॉर्ड कर चुके हैं हाईएस्ट वेल्थ ग्रोथ अमंग द 10 रिचेस्ट इंडियंस इन इंडिया। ये रिचेस्ट एशियन भी है, सिर्फ रिचेस्ट इंडियन नहीं है। और इन्होंने ऐड किया है 10.21 ट्रिलियन इन 5 years। तो ग्रुप ने डिनाई किया है कोई भी हिंडनबर्ग का एलिगेशन एंड शेयर किया है उनके शेयर जो हैं कंपनीज के, वो काफी बढ़िया दिखा चुके हैं। यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1-2 साल 3 साल का भी देखें, बीच में वॉलेटिलिटी जरूर आई, लेकिन उसे हम वॉलेटिलिटी ही बोलेंगे क्योंकि शेयर 50% गिरने के बाद भी 100% वहां से रिकवर कर गए। अडानी पोर्ट्स के शेयर 98% बढ़ चुके हैं, ड्रिवन बाय इम्प्रूव यूटिलाइजेशन। अडानी पोर्ट्स बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि आप देखिए पोर्ट्स के बिजनेस में काफी सारी टर्बुलेंस भी है। आप देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर तो ठीक है, इतना अफेक्ट नहीं करता ओवरऑल हमारे एशियन ट्रेड को, बट इजराइल, ईरान, गाजा, ये तो रेड सी क्राइसिस कितने दिन से हमें परेशान कर रहा है। तेल के दाम भी बीच में कितने बढ़ गए थे, उसके बजाय अडानी पोर्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इनकी एनर्जी कंपनी जो है अडानी एनर्जी, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन एंड पावर, करीब 76% ग्रोथ दिखाया इन्होंने अपने शेयर प्राइस में। तो ओवरऑल यही रीजन है कि ये इस वक्त नंबर 1 पे है। बात करते हैं रिलायंस रिटेल की। रिलायंस रिटेल 2x राइज एम कर रहा है अपने बिजनेस में। तो आइए जानते हैं कैसे कि इतना बड़ा बिजनेस डबल होने की बात कैसे कर रहा है। यहाँ पे रिलायंस लार्जेस्ट रिटेलर है और ये एम कर रहा है कि ये स्ट्रेंथन करेगा अपनी मार्केट पोजीशन बाय टारगेटिंग डबलिंग ऑफ इट्स बिजनेस इन 3 to 4 years। 3 से 4 साल में डबल करने की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ईशा अंबानी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिलायंस रिटेल वेंचर्स की और बेटी है अंबानी जी की। यहाँ पे 2023-24 की अगर मैं बात करूँ ना, तो रिलायंस रिटेल, आप देखिए, आप रिटेल ज़रूर आपने यूज़ किया होगा, आप आजियो वगैरह यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से, अगर काफ़ी एड्स भी देखते हैं। इसके अलावा रिलायंस ट्रेंड्स आप देखिए हर सिटी में पता नहीं कितने सारे इन्होंने अपने शोरूम्स खोल दिए हैं। तो रिलायंस रिटेल का जो ग्रॉस रेवेन्यू रहा है ये रहा है 3.06 ट्रिलियन रुपी, 17% इंक्रीज रहा है 17.8% पिछले साल से। तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है रेवेन्यू में। इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि कंपनी के बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि वो लग्जरी ज्वेलरी सेगमेंट में आए एंड ये यहाँ पे क्यूरेटेड डिजाइन्ड एक्सपीरियंस लाना चाहते हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं फैशन ज्वेलरी और एक्सेसरीज जो इनके मार्केट रीच को और आगे लेके जाएगा। तो ये बुरी खबर है तनिष्क के लिए और दूसरे मैं बोलूँगा ज्वेलरी कंपनीज के लिए जो लग्जरी ज्वेलरीज में काम करती हैं इस वक्त, क्योंकि इनके लिए एक बहुत ही बड़ा कंपटीटर आ रहा है यहाँ पर। इन्होंने नोट किया कि जो कंपनी की ज्वेलरी है ना, जो ज्वेलरी बिजनेस है, वो एक्सपांड कर रही है टू डिजाइन इट्स कैपेबिलिटी कि ये टेलर्ड प्रोडक्ट ऑफर करे। तो ये ऑफकोर्स रीजनल टेस्ट के हिसाब से होगा और ये रिच लोगों के लिए है, क्योंकि इंडिया में आप देखिए रिच लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अभी हमने देखा ऊपर बिलियनर्स वगैरह कितने सारे ऐड हो चुके हैं, हर साल मिलियनर्स भी काफ़ी ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनीज के पास ये डेटा है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम वाले कौन से पर कैपिटा ब्रैकेट में कितने लोग आते हैं और उसी के बेसिस पे ये प्रोडक्ट्स डिसाइड होते हैं। तो कंपनी ने पहले ये देखा कि नहीं, डिमांड महंगे प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा है, तो महंगे प्रोडक्ट्स और होने चाहिए, हमारे पास तो है ही नहीं। तो वो डिसाइड कर रही है कि उन्हें काम करना चाहिए कि अब महंगे के लिए एक अलग से कैटेगरी बना दो और डिज़ाइन बना दो, यहाँ पे डिज़ाइनर एज अ डिज़ाइनर ब्रांडिंग कर दो इसकी और फिर लोगों को सेल करो। तो यहाँ बहुत अच्छी डिमांड है इसका मतलब। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि रिलायंस कोई बेवकूफ़ नहीं है कि बोलेगी कि नहीं इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री और उसके बाद एक लग्जरी ज्वेलरी सेगमेंट लॉन्च कर देगी। ज्वेलरी ऑलरेडी इतना महंगा है, उसमें भी अगर आप लग्जरी घुसा देंगे तो फिर मिडिल क्लास आदमी तो नहीं ले पाएगा, मुझे लगता है ये। तो ऑफकोर्स वी नो कि अपर मिडिल क्लास और रिच लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं इन चीज़ों पे, मैं ये कहूँगा। तो रिगार्डिंग अगर ग्रोसरी बिजनेस की बात करें तो ग्रोसरी बिजनेस में भी है, आपने जियो मार्ट अगर यूज़ किया हो तो आप देख रहे होंगे रिलायंस काफ़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खुल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर एक्सपैंडिंग एट 2.5 द रेस्ट ऑफ द मॉडर्न ट्रेड। 2.5 गुना ज़्यादा रेट से एक्सपांड कर रहे हैं कंपेटिटिव से। एंड ओवरऑल जिनकी ग्रोथ है ड्रिवन है छोटे टाउन से, स्मॉलर टाउन्स में, जहां इनके 2/3 स्टोर्स खुल रहे हैं। तो छोटे टाउन्स पे ये टारगेट कर रहे हैं। अब किराना स्टोर्स को तो देखो यही होगा, मैंने ये देखा है हमारे शहर में भी कि जितने किराना स्टोर्स वाले हैं ये लोग खुद रिलायंस रिटेल से सामान खरीद के ले आते हैं।
और फिर सेल करते हैं अपने यहाँ। वहाँ पे इतना बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा होता है। स्पेसिफिकली मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसे प्रोडक्ट्स में जहाँ किराना स्टोर पे मैं सोच भी नहीं सकता कि 1 रुपए का भी डिस्काउंट मिले, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे होते हैं। तो जो किराना स्टोर्स वाले होते हैं वो खुद वहां से ला करके बेचते हैं, हमने ये देखा है। तो ये काफी जो कॉस्ट वाली मैं बोलूंगा लुक्रेटिव फैक्टर है ना, लोगों को जो सस्ता चीज सामान मिल जाए इंडिया में, उससे ज्यादा और कुछ नहीं मतलब अट्रैक्टिव लगता है मुझे, ऐसा लगता है। स्पेसिफिकली अगर आप राशन खरीदो तो और क्या ही चाहिए यार, सस्ता मिल जाएगा अगर आपको, उससे ज्यादा बाकी हर चीज तो सेम ही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यस, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट से लेके ग्रोफर सबके लिए चैलेंज जरूर रिलायंस यहाँ प्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ फायदा किसका होगा? सिर्फ सबसे ज्यादा लोगों का। Jio is now world's largest mobile data company and carries 8% of global traffic। तो Jio के बारे में अब बात करते हैं। रिलायंस Jio दुनिया का लार्जेस्ट डेटा कंपनी बन चुका है, लार्जेस्ट डेटा मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का कहना है, ओवरऑल जब ये 47th एनुअल जनरल मीटिंग में एड्रेस कर रहे थे, कि ये नेशन वाइड रोल आउट का वेट कर रहे हैं। सॉरी, इन्होंने कंप्लीट कर दिया है नेशन वाइड रोल आउट ऑफ 5G। ये तो बात है कि देखिए इंडिया में जियो 4G ही लेकर आया था, ठीक है। उससे पहले 4G ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे थे, और 5G में भी काफी जल्दी अडॉप्शन हुआ है। एंड 5G की स्पीड अच्छी खासी है। वी डोंट फेस एनी नेटवर्क इश्यूज व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन्स इस टाइम पे। और ये एडिशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 1 मिलियन न्यू कस्टमर्स का होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज में। तो वाईफाई को लेके काफी अग्रेसिव है इस वक्त, क्योंकि वाईफाई के साथ और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं। तो 8 साल में जियो दुनिया के लार्जेस्ट मोबाइल डेटा कंपनी बन चुकी है। और अफोर्डेबिलिटी इनका फोकस रहा है कि सबके पास होना चाहिए इंटरनेट, और सस्ता होना बहुत जरूरी है इसके लिए इंटरनेट का। और जो करंट डेटा प्राइसेस है वो 1/4 है ग्लोबल एवरेज के। तो जो ग्लोबल एवरेज प्राइस है डेटा का, इंडिया में सिर्फ 1/4 ही है उसका। तो ईच ऑफ जियोज 490 मिलियन कस्टमर्स जो हैं, 49 करोड़ कस्टमर्स, उनको करीब वो यूज करते हैं 30 GB ऑफ डेटा ऑन अ मंथली ऑन एवरेज, जहां 33% ग्रोथ है टेलीकॉम के डेटा ट्रैफिक में ओवर द पास्ट ईयर। जियो प्लेटफॉर्म जो होल्डिंग कंपनी है जियो के लिए यहाँ पे, और दूसरे डिजिटल बिजनेस है रिलायंस ग्रुप के, वो भी टॉप 12 कंपनीज बन चुके हैं इंडिया में बाई नेट प्रॉफिट। तो काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे मैं कहूँगा अपना मॉडल बनाया बिजनेस का। ओवरऑल इन्होंने कहा कि हमें अफोर्डेबल रखना है, ग्लोबल एवरेज से काफी कम रखना है इंडिया में कॉस्ट को, ताकि 140-150 करोड़ लोग सबके सब इसे यूज कर पाए। और इसके साथ अब ये दूसरे और चीजें भी सेल कर रहे हैं लोगों और प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन्होंने अब ट्रस्ट डेवलप कर लिया है। जैसे जियो एयर फाइबर 5G बेस्ड होम वाईफाई सर्विस है, जो जहां पर 1 मिलियन कस्टमर्स ऑलरेडी आ चुके हैं 6 महीने में, और फिर 10 लाख और आ गए सक्सीडिंग 3 महीने में सिर्फ। ओवरऑल इनका ये भी कहना है कि जियो टीवी पे भी काफी फोकस कर रहे हैं। एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर जियो टीवी, और इन्होंने अनवील किया है जियो टीवी प्लस। तो यहाँ पे डजन्स ऑफ कंटेंट है OTT के, और काफी ऑन डिमांड मूवीज और शोज भी अवेलेबल हैं। प्लस इन्होंने डिज्नी को भी एक्वायर कर लिया है इंडिया में। तो ये एंटरटेनमेंट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और टीवीज का ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, उसके अलावा एंटरटेनमेंट बिजनेस, ये बिल्कुल प्रॉपर होम एंटरटेनमेंट जो है इंडिया का, उसको कैप्चर करना चाहते हैं। हमें ये इससे समझ में आ रहा है, काफी एग्रेसिवली ये एक्सपैंड कर रहे हैं इसमें। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है स्टार्टअप के बारे में। अभी हमने जो डिस्कस किया वो एक कंग्लोमरेट है, इंडिया की नंबर 1 नंबर 2 पे रहने वाला ये बिजनेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हर चीज में है। अब बात करते हैं डिसरप्टर की। जेप्टो एक डिसरप्टर है। जेप्टो क्या करता है, जैसे ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट का आपने सुना है कि 10 मिनट में आपको कुछ भी डिलीवर कर देगा। एंड काफी यंग बच्चों ने शुरू किया था, देवर 19 एंड 20 ईयर ओल्ड आई थिंक, जब इन्होंने शुरू किया था, ये 18 ईयर ओल्ड। और अभी इन्होंने $340 मिलियन ऐड किया है अपने खुद के बास्केट में। और इनका जो वैल्यूएशन है, कंपनी की वैल्यू है, ये है $5 बिलियन बिफोर देयर IPO। तो ये भी IPO लाने का सोच रहे हैं। ऑफकोर्स हर इंसान IPO लाने का सोच रहा है। मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम, अगर लेट्स से मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं बिजनेस नहीं हूं, तब भी मैं अपना IPO ला सकता हूं क्या? क्योंकि इतना बढ़िया वैल्यूएशन मिल जा रहा है मार्केट में आजकल, इतना पैसा है, लोग इतना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में कि बिजनेस आप कुछ भी करो ना करो, आपकी कंपनी 5-6 हजार करोड़ की बनी जा रही है। क्विक कॉमर्स मेजर है जेप्टो, इन्होंने रेज किया है $340 मिलियन, जहां पे फॉलो ऑन फाइनेंसिंग हुई है, फाइनेंसिंग राउंड हुआ है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $5 बिलियन। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए एम कर रहा है। एंड 340 मिलियन भी काफी बड़ा अमाउंट होता है, इट्स 1/3 ऑफ $1 बिलियन, राइट। सो करीब करीब आप कह सकते हैं यहाँ पे 3,500 करोड़ के करीब इन्होंने पैसा यहाँ पे रेस किया। जेप्टो का ये 3rd बिग टिकट फंड रेस था विद इन अ ईयर, और इससे
कंपनी रेस कर रही है मोर देन $1 बिलियन इन 12 मंथ्स। अकॉर्डिंग टू पीपल इन नो, जेप्टो प्लान कर रहा था टू रेस 400 मिलियन, लेकिन इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया इसे $340 मिलियन पे, ताकि इक्विटी डायल्यूशन जो है करंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का वो डायल्यूट ना हो, तो इसलिए इन्होंने कम रेस किया ओवरऑल। और जेप्टो का फंड रेज ऐसे टाइम पर हुआ है जहां पे क्विक कॉमर्स इंडिया में बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। मैं बोलूंगा फ्लिपकार्ट ने कहा है कि हम 10 मिनट डिलीवरी करेंगे, ग्रोफर्स ने बोला कि बिग बास्केट ने कहा कि हम तो 10 मिनट डिलीवरी जो है हमारा डिफॉल्ट बन गया है प्लेटफॉर्म पे। अमेजन भी इसमें एंटर करने की बात कर रहा है, स्विगी भी इसमें एंटर कर चुका है। तो ये जो राउंड था इसमें जनरल कैटलिस्ट और ड्रैगन फंड एंड एपिक कैपिटल, इन सब ने नए इन्वेस्टर्स एज अ न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे ज्वाइन किया। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जैसे कि स्टेपस्टोन, लाइटस्पीड, डीएसटी, कॉन्ट्ररी, इन्होंने अपने स्टेक्स को और ज्यादा बढ़ाया है जेप्टो में। तो अकॉर्डिंग टू जेप्टो, जो को फाउंडर है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आदित्य पलीशा, इन्होंने कहा कि जो रैशनल है ना, अभी हमने फाइनेंस को यहाँ फॉलो ऑन किया, फाइनेंसिंग को। सबसे पहला था कि जो अपॉर्चुनिटी है टू टेक ऑन बोर्ड a lead investor of Neeraj Arора's caliber from General Catalyst was one we couldn't pass on. तो ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनकी कंपनी में पैसा लगाए हैं, ये उन्हें अपनी कंपनी में रखना चाहते थे, ठीक है। दे वर रियली इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर नीरज अरोराज कैलिबर। तो एक तो ये रीजन था कि ये पास नहीं कर सकते थे इस फंड रेजिंग राउंड को, और दूसरा ये अपने बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो फंडिंग से आईपीओ से पहले कोई भी चाहेगा कि यस उनकी बिजनेस ओवरऑल अच्छी दिखे, तो ये ज़रूरी था कि अपने बैलेंस शीट को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रखे, क्योंकि फर्म ऑलरेडी बहुत बढ़िया रॉबस्ट ग्रोथ दिखा रही है और ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी बढ़िया है। जून में कंपनी ने रेज किया था $665 मिलियन सीरीज एफ में, और यहाँ डबल किया इन्होंने फर्म की वैल्यूएशन को टू 3.6 बिलियन $1.4 बिलियन से। इस राउंड में लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, एवरा ने भी ज्वाइन किया इनके कैप टेबल को, एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये सारे लिस्ट हैं इन्वेस्टर्स के जिन्होंने जेप्टो में इन्वेस्ट इस वक्त किया हुआ है। तो जेप्टो इट्स अ वेरी बिग ग्रोथ स्टोरी, काफ़ी फेमस हो चुका है ये, एंड काफ़ी बहुत बढ़िया ग्रोथ इन्होंने दिखाया है इस सेगमेंट में। कोविड के टाइम पे इन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया था क्विक कॉमर्स का, क्विक डिलीवरी का, एंड दे हैव थ्राइव्ड रियली वेल एंड दे आर लीडिंग, मैं बोलूँगा, क्विक कॉमर्स के सेगमेंट में। तो ये जो फंड्स हैं ये एड करेंगे जेप्टो को कि बॉल्स्टर करे अपने बैलेंस शीट और प्लान आईपीओ लेके आए अगले 12 महीनों में, एंड ये पब्लिक लिस्टिंग के पहले प्रॉफिटेबल होने का एम कर रहे हैं। यस, तो ये प्रॉफिटेबल टर्न कर जाएंगे, इनका ये कहना है, बिफोर आईपीओ। जो जेप्टो की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है ये भी मल्टीप्लाई हो रही है ईयर ऑन ईयर, और ये बेस पे जा रही है ओवर $1 बिलियन के, एंड अराउंड 75% जो है फर्म्स के स्टोर्स दे आर फुल्ली एबिटा पॉजिटिव एज ऑफ मई 2024। एबिटा पॉजिटिव मतलब जो भी आप पैसा कमा रहे हैं ना, टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब के पहले, टैक्स वगैरह बाद में देना, डेप्रिसिएशन बाद में लगाना, और इंटरेस्ट वगैरह आप लोन का बाद में पे करना। जो प्रॉफिट आपके पास नेट आया ना ऑपरेशन से, ओवरऑल 75% स्टोर्स प्रॉफिट में है उस हिसाब से। और फिर देखिए टैक्स के लिए आप इंटरेस्ट वगैरह को यहाँ पे लेस करेंगे, और डेप्रिसिएशन वगैरह तो मैं बोलूँगा नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म। मूडी एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इनका नाम थोड़ा सा लगता नहीं है बहुत सीरियस, लेकिन ठीक है। मूडी जो है ये एक रेटिंग एजेंसी है, एंड रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, ये आपने क्रेडिट रेटिंग सुना है ना, आपका आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है, क्रेडिट कार्ड लेते टाइम आप चेक करते हो कि ओवरऑल मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है। तो कंपनीज की भी होती हैं ये, और कंट्रीज, इंडिया की भी होती है। तो आप शिकायत मत करना कि यार ये सिस्टम किसने बनाया है। अब गवर्नमेंट की खुद की क्रेडिट रेटिंग होती है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को लोन मिलता है, और उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी पे करती है। क्रेडिट रेटिंग अगर हमारी खराब हो तो लोन पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है, लोन भी कम मिलता है हमें, ठीक है। तो सबके लिए रूल सेम है पूरी दुनिया में जब पैसों की बात की जाती है। तो मूडी ने इंडिया का ग्रोथ एस्टिमेट रेज किया है। यहाँ पे ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम डेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बट मैंने बताया कि मूडी ओवरऑल रेटिंग्स करती है क्रेडिट वगैरह की, और ग्रोथ वगैरह के एस्टिमेट निकाले इन्होंने इंडिया के लिए, और एस्टिमेट है 7.2%। तो सब लोग अपना अलग अलग एस्टिमेट निकालते हैं, लेकिन क्लोज ही रहता है सबका। तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड था कि इस साल जो था ना, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत सही था, 7% प्लस था, 7.2% था। लेकिन अगले साल सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम होगा पिछले साल से। लेकिन मूडीज का यहाँ पे कहना है कि इनका जो फोरकास्ट है ये 6.8% पहले था, लेकिन अभी 7.2% हो चुका है, ये बढ़ चुका है। क्योंकि इनका कहना है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉबस्ट
ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आ सकती है मार्केट में अच्छी। रूरल डिमांड बहुत ही बढ़िया है इंडिया में इस वक्त। यस, मैं बोलूंगा 2024 ना, दिस इज द ईयर ऑफ रूरल डिमांड। मैं बोलूंगा रूरल रिकवरी। ओवरऑल जितने भी रूरल मैं बोलूंगा एरियाज हैं वहाँ पे डिमांड बहुत बढ़िया देखने को मिली। इंडिया में स्टॉक मार्केट देखिए ना, एक इंडिकेटर की तरह हो जाता है यहाँ पे। टू व्हीलर मोटरसाइकिल कंपनीज सबसे ज़्यादा रूरल डिमांड यहाँ पे मैं बोलूंगा इनको ड्राइव कर रहा है इस वक्त। एफएमसीजी कंपनीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पे रूरल डिमांड इनको बहुत ही बढ़िया ड्राइव कर रहा है, और तभी ये 2 साल बाद चलना शुरू हुआ है। एफएमसीजी जिसके स्टॉक्स होंगे एफएमसीजी के पिछले 2 साल में, आप देख रहे होगी निफ्टी कहाँ पहुंच गया एक साल में 25% ऊपर, और एफएमसीजी वहीं मरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि मानसून इस बार बढ़िया आना है, ओवरऑल गवर्नमेंट ने भी रूरल एरियाज के लिए बहुत बढ़िया इनिशिएटिव्स लिए हैं, फोकस किया है बजट में। तो उसके बाद आप देखो स्टॉक मार्केट में उनके शेयर प्राइसेस। तो मूडी भी कह रहा है कि नहीं, रूरल रिकवरी अच्छी आएगी, और जो 2025 का ग्रोथ है फोरकास्ट वो 6.6% है एज अगेंस्ट 6.4, एंड 2024 के लिए इन्होंने रखा है 7.2% का। तो मीडियम से अगर लॉन्गर टर्म की मैं बात करूं, इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कितना हम प्रोडक्टिवली टैप करते हैं अपने लेबर पूल को। यस, कितना प्रोडक्टिव हमारा लेबर होता है और हम कैसे टैप कर पाते हैं उसे। और उन्होंने कहा कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है इसकी मीडियन एज 28 ईयर्स है सिर्फ, और 2/3 पॉपुलेशन अभी वर्किंग एज में है। तो इनको काम पे लगाओ, कंट्री के पास पैसे आएंगे। लेकिन यस, काम पे लगाने के लिए हमें उन पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे यूजुअली एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम लोग ऐसा नहीं कि आपने बच्चे पैदा किए और बस वो अगले दिन काम पे लग जाएंगे। यू हैव टू नर्चर देम एंड यू हैव टू डेवलप स्किल्स। आपको हेल्प करना पड़ेगा इस तरीके से। तो जो ये पूरा यूथ है, जो सिटीजन्स हैं, दे आर ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, एंड इट्स द कंट्रीज रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल की हेल्प कर पाए कि वो स्किल्स डेवलप कर पाए, एजुकेशन ले पाए, और काम तो बाकी सब करना ही चाहते हैं। ये रिकग्नाइज कर रहे हैं पोटेंशियली हायर फॉरकास्ट अगर साइक्लिकल मोमेंटम अच्छा रहा, स्पेसिफिकली प्राइवेट कंजम्पशन के लिए। तो देखिए इनका कहना है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, जो हम पैसे खर्चीले लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से इंडियन जीडीपी आप कहेंगे बहुत बढ़िया यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है उससे कॉन्ट्ररी अच्छा और ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकती है। अगर खर्चीले लोग जो है घर में वो डिसीजंस लेते रहे तो, प्राइवेट कंजम्पशन बहुत ही बढ़िया रहा तो, और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़िया रहेगा। अबव नॉर्मल रेनफॉल, तो अबव नॉर्मल क्या, बहुत खतरनाक रेनफॉल हो रहा है कुछ एरियाज में, तो बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, बट यस कहीं पे भी ड्राउट की सिचुएशन हमें नहीं फेस करने को दिखाई दे रही है। इवन राजस्थान में आप देखोगे इतना बढ़िया रेनफॉल हुआ है, आप किसी से भी बात कर सकते हो ओवरऑल, या फिर आप डेटा चेक कर सकते हो, सबसे बढ़िया है। फिच रिटेन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। अब देखिए क्रेडिट रेटिंग की बात हो ही गई। देखिए इंडिया की रेटिंग एजेंसी फिच ने अफर्म किया है कि इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो है BBB नेगेटिव। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक है, सॉलिड एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सॉलिड है हमारा इस टाइम पे। इनकी रिपोर्ट ने इन्होंने ये कहा और हाईलाइट किया कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स है ना, वो दिखा रहे हैं कि ब्रॉड कंटिन्यूटी रहने वाली है, लेकिन जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, जो सपोर्ट लेके दूसरी पार्टी से हमने सरकार बनाई है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट ओवरऑल पॉलिसी सारी की सारी वैसी ही रहने वाली है। मेजर पॉलिसी कंटिन्यूटी है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव पे भी देखा गवर्नमेंट ने कितने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। डिजिटलाइजेशन पे गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ को। ऑल्दो इंडिया में बिजनेस करना अभी भी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है ओवरऑल अगर मैं सही बताऊं तो। बट स्टिल ओवरऑल जो हम लोग ट्रैक पे हैं, जो पहले ट्रैक पे थे सेम, ऐसा नहीं कि सीट्स कम आई है, जो मेजोरिटी है वो पूरी नहीं आई एक पार्टी की, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा हिंडर हो रहा है कुछ भी। एजेंसी ने नोट किया कि इंडिया का जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो एडवांस कर रहा है। अब देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करता हूँ। ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट ये चीज़ होगी जो हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग जो इनकम की बात कर रहा हूँ, जितने भी मिडिल इनकम एंड लोअर इनकम में लोग आते हैं, ओवरऑल ये फिस्कल डेफिसिट बड़ा ज़्यादा फेस करते हैं। राइट, फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, इनकम कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री के साथ भी यही प्रॉब्लम है भाई, हम लोग भी रिच कंट्री नहीं है, हम लोग भी मिडिल इनकम कंट्री है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिस्कल डेफिसिट, खर्चा बहुत ज़्यादा है, पैसा कमा रहा है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन ओवरऑल लेकिन बढ़िया हुआ है इंडियन इकोनॉमी में। एंड कोई भी इकोनॉमिक शॉक आता है तो हम लोग यस हमारा डेट बढ़ जाएगा, बट ठीक है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप ये भी तो देखिए कोविड जैसा सिचुएशन आया, फिर भी हमने पैसा वगैरह अच्छे से मैनेज किया गवर्नमेंट ने, और फिस्कली हम लोग अभी भी स्ट्रांग है, हमारी बैलेंस शीट इंडिया की काफ़ी स्ट्रांग है। फिच ने नोट किया कि इंडिया जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉवरेन रहेगा, विद GDP ग्रोइंग एट 7.2% करेंट फिस्कल ईयर में और 6.5% FY26 में। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स जो है सबसे की ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया में। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खर्च करती है, इंडिया का GDP उतना बढ़ता है। हमने अभी भी डिस्कस किया था कल ही, प्रॉब्लम क्या है,
प्राइवेट का पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे, FI नहीं है, फॉरेन FDI नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी चाहिए ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसी से होने वाला है, अपने पैसे से नहीं होने वाला है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में लाइकली ये स्ट्रांग रहने वाली है। एंड साइंस एंड नासेंट पिकअप के मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग से ही सबसे ज़्यादा होती है। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। इंडिया सॉ न्यू बिलियनर एवरी 5 डेज। यस, नए बिलियनर्स आए हैं एवरी 5 डेज। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल, ये भी यूएस अमेरिकन फर्म है, एंड कैपिटल इंटरनेशनल ने लिफ्ट किए रेस्ट्रिक्शंस अडानी ग्रुप सिक्योरिटीज पर अगस्त 2024 रिव्यू में। और इन्होंने बैन लगा दिया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और फिर से इन्होंने इस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। इन्होंने रिव्यू किया और इन्होंने देखा कि बहुत ही स्टेबलाइजिंग आउटलुक है अडानी ग्रुप का। की स्टॉक्स जो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स हैं, सब बहुत ही बढ़िया हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं थी ओवरऑल बैन करने की, बट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इन्हें बैन करना पड़ गया। HCL टेक्नोलॉजीज के जो फाउंडर हैं शिव नादर और उनकी फैमिली, ये थर्ड हैं इस लिस्ट में, जहां पे फॉर्च्यून है 3.14 ट्रिलियन रुपी का। साइरस एस पूनावाला एंड फैमिली जो वैक्सीन कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 4th स्पॉट होल्ड करते हैं। तो ये ओवरऑल कंटिन्यूटी है उस आर्टिकल का जहां हम इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सेम नाम हमें हर साल दिखते हैं, चाहे शिव नादर जी ऊपर नीचे दिखते हैं, आगे पीछे दिखते हैं, लेकिन यही लिस्ट हमें पिछले 10 साल से देखने को मिल रही है। चाइना में अगर आप देखें तो करीब 25% डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ बिलियनर्स में, और इंडिया इमर्ज कर रहा है एशिया का वेल्थ क्रिएशन इंजन, जहां पे 29% इंक्रीज हुआ है, रिकॉर्ड 334 बिलियनर्स। ठीक है, तो करीब इंडिया आप देखिए तो हॉटस्पॉट है एशिया में बिलियनर्स के लिए। सबसे ज्यादा बिलियनर्स इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की वजह से उल्टा कम हुए हैं। तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कम हुआ है, वहां पे प्रॉब्लम ये भी है कि वहां से फॉरेन इन्वेस्टर्स अब बिल्कुल पैसा निकाल के, एक एक बूंद निकाल के वापस जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां पे रुकना ही नहीं चाहते, ऐसा सिचुएशन आ गया है। स्टॉक मार्केट का आप डेटा चेक कीजिए, वहां पे इंडिया में FIDI डेटा आप चेक करते हैं, अगर जितने भी लोग मेरे स्टॉक मार्केट वाले हैं व्यूअर्स, आप एक बार चाइना का देखिए, आप शॉक हो जाएंगे इन्वेस्टर्स कैसे पैसा निकाल रहे हैं वहां से। और जो फीचर्ड है अभी हुरुन के इंडिया रिच लिस्ट में, उन्होंने कलेक्टिवली ऐड किया है 28 ट्रिलियन रुपी टू द वेल्थ, जो रिप्रेजेंट करता है 56% ऑफ टोटल वेल्थ इंक्रीज ऑन द लिस्ट। तो इंडिया ने मिंट किया है एक नया बिलियनर हर 5 दिन पिछले साल। इतने बिलियनर्स आए हैं और टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स हो गए हैं 334, 6 गुना हो गए हैं 13 साल में। यस, 13 साल में 6 गुना ज्यादा अब बिलियनर्स आ चुके हैं, और इंडिया का जो बिलियनर काउंट है वो ट्रिपल सेंचुरी मार्क क्रॉस कर चुका है। तो क्यूमुलेटिव वेल्थ करीब इनका बढ़ता है 159 ट्रिलियन रुपीस, जो इंडिया के GDP के हादे से भी ज्यादा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी कुछ लोगों ने एंटर किया है इस लिस्ट में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से शाहरुख खान जो है, इन्होंने एंटर किया है इस लिस्ट को फर्स्ट टाइम। ओवर 7,300 करोड़ का इनका वेल्थ है, एंड इट इज फ्यूल्ड बाय स्टेक्स इन IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने टूर्नामेंट जीता 2024 में। एंड ये ओन करते हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को भी, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है मूवी लाइक डंकी, जवान, डार्लिंग्स टू कंट्रीब्यूट टू हिज वेल्थ। तो जो लिस्ट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स हैं एज मेजर वेल्थ क्रिएटर्स, शाहरुख खान इसमें नंबर 1 पे आते हैं। जूही चावला एंड फैमिली, ये करीब 4,600 करोड़ से आप देखें तो नंबर 2 पर आती हैं ये बॉलीवुड में। तो मैं ये लिस्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वी कैन सी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, एंड लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इट्स नॉट दैट बिग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, बॉलीवुड इज नॉट दैट बिग, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, दे आर टॉप एक्टर, शाहरुख खान, इनका ओवरऑल वेल्थ मूवीज से नहीं आ रहा है। ये इनका सबसे ज़्यादा जो पैसा है ये IPL की जो इनकी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसकी वजह से आ रहा है। एंड जूही चावला एंड फैमिली का भी अगर आप देखें तो इन्होंने बॉलीवुड से नहीं कमाया। सो वी कैन से कि बॉलीवुड इतना बड़ा, इंडिविजुअली आपके पैसा बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कमा लोगे, लेकिन वी डोंट नो एनी सिंगल इंडिविजुअल जो बहुत इंडिया के टॉप रिच लिस्ट में आ रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, जो टॉप 10 में आ जाए, राइट। लेकिन अगर आप US को देखें ना, तो US में अगर आप एंटरटेनर्स को देखें तो दे आर बिलियनर्स नाउ, ठीक है। एंड वहां पे जो कंपनीज है वो तो मल्टी बिलियनर है, ठीक है, मल्टी बिलियनर कंपनीज है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। तो वी हैव टू सी कि इस टाइप की जो लिस्टेड कंपनीज अगर हम देखें इंडिया में तो क्या है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, PVR वगैरह है, तो PVR इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्योंकि एक्वायर कर लिया है डिज्नी को, तो वो अब रिलायंस के साथ ही रिफ्लेक्ट होगा स्टॉक में। बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, मे बी मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओवरऑल।
अब बात करते हैं एनवीडिया की। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा। आप 95% मार्क्स लाते हो, अब तो ऐसा सिनेरियो हो गया कि लोग कहते हैं यार सिर्फ 95 ही आया, मतलब 99 क्यों नहीं आया, 100 क्यों नहीं आया। तो ये सिचुएशन हो गया है एनवीडिया के साथ। एनवीडिया का रेवेन्यू मोर देन डबल हो चुका है एक साल में। इतनी बड़ी कंपनी का जो रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में करती है, कंट्रीज के जीडीपी जितना इसका रेवेन्यू है, और अब डबल हो चुका है। ठीक है, फिर भी ये फेल हो गया इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने में, जहां काफी खतरनाक रैली देखी है लोगों ने। ठीक है, स्टॉक 5 गुना 6 गुना हो चुका है पिछले, अगर आप देखें 2 साल का डेटा। और क्योंकि लोग बेट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन द फ्यूचर ऑफ एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जायंट ने अनाउंस किया रिकॉर्ड रेवेन्यू $30 बिलियन का ओवर अ 3-month पीरियड। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, एनालिस्ट का फोरकास्ट था $28.7 बिलियन का, रेवेन्यू आया $30 बिलियन का, और ज्यादा ही आया है। और एनवीडिया एक्सपेक्ट कर रहा है $32.5 बिलियन इन रेवेन्यू, ±2%, ओनली अहेड ऑफ एनालिस्ट कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75%, ±50 बेसिस पॉइंट थर्ड क्वार्टर में, और एनालिस्ट भी यही फोरकास्ट कर रहे हैं ओवरऑल। तो क्या कंपनी, आप देखिए कितना पैसा ये कमा रही है और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कितना बड़ा है। तो इसीलिए राइट नाउ ये मैं कहूँगा दुनिया में कोई जहाँ इसे शायद अच्छे से जानता नहीं होगा। एक टाइम पे इंटेल को सब लोग जानते थे, और AMD को भी काफ़ी लोग जानते थे, एनवीडिया भी उनके साथ ही था। बट जिस हिसाब से इसने आउटग्रो किया है सारे कंपटीशन को और सारी बड़े कंपनीज को, जो $1 ट्रिलियन कंपनीज थी, इट्स रियली शॉकिंग एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑन इट्स ओन। तो ये कंपनी करती क्या है, ये पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाले चिप्स बनाती है, जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स और प्रोसेसर्स, ग्राफिक कार्ड्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन एनवीडिया का आउटलुक बहुत बढ़िया है आगे भी, और अभी भी जो इनके रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो इन्वेस्टर के लॉफ्टी एक्सपेक्टेशन से चिप मेकर से, जहां 7 गुना सर्ज देखने को मिला है एनवीडिया के शेयर्स में ओवर लास्ट 2 इयर्स, और ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है एआई लिंक्ड शेयर्स के। तो एआई की कंपनीज की वैल्यू ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन एआई जो चीजें, इट्स लाइक दुनिया में चर्चा हो रही है गाड़ियों की, ठीक है, लेकिन सबसे अमीर आदमी वो बन गया जो पेट्रोल बेचता था। ठीक है, और जो गाड़ी बना रहा है वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा है, पेट्रोल बेचने वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो वही चीज सेम एआई के साथ हो रही है। एआई बनाने वाली कंपनीज बहुत सारी, एआई पे वर्क करने वाली कंपनीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंसान चिप्स बना रहा है एआई में यूज होने वाले, वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है रादर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज। तो यहाँ पे जो सेल्स है डेटा सेंटर सेगमेंट में, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली 154% की, टू $26.3 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर, और एस्टिमेट्स थे $25 बिलियन के। तो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी बढ़िया ये नए प्रोसेसर लाइनअप भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि एनवीडिया का जो नया बिग कैश फ्लो है वो है द न्यू ब्लैकविल प्रोसेसर लाइनअप, जो और ज़्यादा चैलेंजिंग है टू मैन्युफैक्चर देन एंटिसिपेटेड, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये बहुत एडवांस्ड है, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू लेकर आ सकता है एनवीडिया के लिए। एंड ये चाहे तो मैं बताऊँ और बेटर कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर और चिप्स पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे यूएस ने कहा कि आप अपने हाई एंड चिप्स को चाइना को नहीं बेच सकते हो, चाइना की कंपनीज नहीं खरीद सकती हैं ये चिप्स डायरेक्टली या लीगली, मैं कहूँ एनवीडिया से, इट इज़ नॉट अलाउड। तो ऐसे अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, रेस्ट्रिक्शंस होती, तो ऑफकोर्स इनका रेवेन्यू अभी कहीं और ही होता, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो अ रियली बिग मार्केट। बट यूएस फियर्स की कहीं ये इसको कॉपी ना कर दे और पूरी तरीके से रेप्लिकेट ना कर दे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। मालदीव्स ने डाउनग्रेड किया है फिच को, सॉरी, मालदीव्स हैज बीन डाउनग्रेडेड बाय फिच, आई एम सॉरी, मैंने उल्टा पढ़ लिया ऐसे। सो फिच, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मूडीज एक थोड़ा सीरियस नाम हमें नहीं लगता, इट्स काइंड ऑफ अ फनी नेम। मूडीज ये क्या करती है, आपके कंट्रीज को ही क्रेडिट रेटिंग देती है कि भाई इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, कंपनीज को भी देती है। सेम फिच का भी यही काम है, फिच रेटिंग्स भी यही करती है। और मालदीव्स जो कंट्री है हमारे साउथ में, यहाँ पे डॉलर क्राइसिस आ चुका है, जिसकी वजह से इनके रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो ये एक डबल वैमी है इनके लिए, ठीक है, दोनों तरफ से इन्हें मार पड़ रही है। फिच रेटिंग्स ने डाउनग्रेड किया है आइलैंड नेशन ऑफ मालदीव्स को, और कहा है कि ये इंक्रीज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। डिफॉल्ट मतलब आपकी जो EMIs है, अगर आप नहीं पे कर पाए तो उसे हम डिफॉल्ट बोलते हैं। तो जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो बहुत बढ़ गया है मालदीव्स कंट्री के लिए। बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो भी हैं, जो इन्हें उधार देते हैं इस कंट्री को, वो इस डेट से छुटकारा ले रहे हैं इस वक्त, कंट्री के बॉन्ड को डंप कर रहे हैं। और वर्स्ट मंथली परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, अगर आप देखें ये इमर्जिंग मार्केट्स में। जो सिक्योरिटी है ये
ड्यू जो 2026 में है ये ड्रॉप हो चुकी है टू 71.39 सेंट्स ऑन डॉलर। तो $1 पे कितना मिल रहा है अब? 71.39 सेंट्स मिल रहा है, पूरा $1 भी नहीं मिल रहा है इनके बॉन्ड पे, और ये रिकॉर्ड लो पर आ चुका है। सुकूक ने पोस्ट किया है डबल डिजिट लॉसेस इन अगस्त और ट्रेल कर रहा है ये सारे पीयर्स के पीछे ब्लूमबर्ग के इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन टोटल रिटर्न इंडेक्स में। और कंट्री के जो कन्वेंशनल डॉलर बॉन्ड्स हैं वो भी बहुत लो पर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब एक ही चीज़ होगी कि इंडिया इनकी या तो मदद करेगा या तो चाइना इनकी मदद करेगा, इसके अलावा ये और कुछ नहीं ऑप्शन है इनके पास। तो ये यही करेंगे, मुझे लगता है इनके प्रेसिडेंट शायद अभी चक्कर काटते हुए हमें ज़रूर मिलेंगे इंडिया में, या फिर ये चाइना के पास जाएंगे ओवरऑल हेल्प लेने कि भैया हमें कुछ लोन दे दो, हमारी थोड़ी हालत ख़राब है, डॉलर ज़रा कम पड़ गए हैं तो हमें डॉलर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ मालदीव्स के पे काफ़ी प्रेशर आ चुका है, जो कंट्री का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, और इन्होंने एक्चुअली लिमिट लगा दिया था स्पेंडिंग पे इन फॉरेन करेंसी फॉर इट्स कस्टमर्स, और इस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। अब न्यूज़ में भी आ रहा था, हम लोग कुछ खूब वाली बातें सुन रहे थे कि एक बैंक किस तरीके से अपने स्टेट के अगेंस्ट ही एक रूल बना के बैठ गया और स्टेट को रूल को फिर रिवर्स किया गया। बट येस, बैंक में जो आदमी बैठा है वो समझदार है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, और वो देख रहा है कि हाँ भाई हमारी हालत ख़राब है, पैसे नहीं है हमारे पास, डॉलर रिजर्व नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे एंड हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे बॉन्ड पे। और अगर बॉन्ड पे डिफ़ॉल्ट कर गए तो कई दशक, एक 2-3 जनरेशन ऐसे निकल जाएगी रिकवरी में, ठीक है, और लोग 2-3 जनरेशन ऐसे ही परेशान रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे देश के। तो ये बहुत ही ज़्यादा डायर सिचुएशन है मालदीव्स के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। डूरोव चार्ज फॉर क्राइम्स कमिटेड ऑन टेलीग्राम। अभी फ्रांस में ये अरेस्ट हुए हैं डूरोव, पावेल डूरोव, जो सीईओ है टेलीग्राम के, और यहाँ पे ओवरऑल इन्हें चार्ज किया गया है फॉर कंप्लिसिटी, कि आपका भी रोल है इन स्प्रेड ऑफ सेक्सुअल इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर क्राइम्स, जो कि रेयर एग्जांपल है टेक लीडर के लिए कि उनके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ये शेयर कर दे रहा है तो ये एक्चुअली इनको भी कंप्लिसिट मान रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो इलीगल है शेयर कर दी फेसबुक या ट्विटर पे, तो इसका मतलब मे बी एलॉन मस्क एंड मार्क ज़करबर्ग भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर वो उसे रोक नहीं पाए तो। क्योंकि टेलीग्राम जो था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी वाला प्लेटफॉर्म था, तो यहाँ पे इन्होंने एलिगेशंस इन पे ये लगे हैं कि इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हेल्प नहीं करेंगे एजेंसीज को बिल्कुल भी लीगल वायर टैप्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए। एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज क्राइम कैरी हो रहा था इनका ये कहना है, और अनलॉफुल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे थे प्लेटफॉर्म पे। तो जो 39 ईयर ओल्ड बिलियनर है, इन्होंने बेल पोस्ट किया है $5.6 मिलियन का क्वेश्चन के बाद। एंड ये फ्रांस लीव नहीं कर सकते अभी, एंड इनको 2 बार हर हफ्ते में अथॉरिटीज़ के पास जाकर अटेंडेंस लगाना होगा। तो टेलीग्राम के पास करीब 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनके ये मैं कह सकता हूँ नज़रों में रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, क्राइम कमिट होते हैं टेलीग्राम पे, चीज़ें शेयर होती हैं जो ये नहीं चाहते ये कंट्रीज़ की हो। और अथॉरिटेरियन रेजिम जैसे कि रशिया और ईरान भी काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट रहा है, तो टेलीग्राम की नज़रों में हमेशा ये भी रहा है, इसीलिए रशिया से भाग करके यूरोप आ गए थे। लेकिन यूरोप ने भी काइंड ऑफ वही चीज़ की जो रशिया ने की थी, कर सकता था इनके साथ, जिसकी वजह से इन्हें रशिया से भागना पड़ा। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। डिफेंस स्टॉक्स टेक फायर, रैली और रिट्रीट। डिफेंस स्टॉक्स अगर मैं देखूँ ना इस वक्त, तो यूनियन बजट आने के बाद से काफ़ी अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा एक्सपेक्टेशन था, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा भी लगाया है। अगर आप शेयर्स देखिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का एंड इंजीनियर्स का, ये 28% लूज कर चुका है। कोचिन शिपयार्ड 25% डाउन है। BEML 17% डाउन है। मिश्र धातु 18%, D6 सिस्टम 11%, अकॉर्डिंग टू एस इक्विटी डेटा। जो शेयर्स हैं भारत डायनामिक्स के, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के, डेटा पैटर्न्स के, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के, पारस डिफेंस के और स्पेस टेक्नोलॉजीज MTR टेक्नोलॉजीज, आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब डिक्लाइन हो चुके हैं 1 से 10% के बीच में सेम पीरियड में। ये सारी डिफेंस कंपनीज के नाम लिए मैंने, जबकि निफ्टी ओवरऑल आप देखिए वहां से ऑलमोस्ट 3% ऊपर है बजट के बाद से। तो जो फॉल आया है ना, ये लाइकली इसीलिए आया है क्योंकि डिफेंस एलोकेशन इस बजट में हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिला। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये बजट जो था इसको भी आप इंटरिम बजट ही मानिए, क्योंकि जो मेन बजट आना है वो हमारा फरवरी में आएगा। तो ऑफकोर्स करेक्शन जो था वो नीडेड था डिफेंस स्टॉक्स में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ओवर वैल्यूड भी थे इंटरिम बजट के बाद। एक्सपेक्टेशन ही इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इनके शेयर प्राइसेस बढ़ गए थे।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस आर्टिकल का कहना है कि ये बाय कर सकते हैं, डिप कर सकते हैं, ऑल्दो मैं ऐसा कुछ अभी बोलूंगा नहीं, अपने आप पर्सनल एडवाइजर से पूछिए। बट मैं यही कहूंगा कि जो एनालिस्ट हैं ओवरऑल ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव बोल नहीं रहे हैं इसके बारे में। जो बजट डिसअपॉइंटमेंट था इसकी वजह से ओवरऑल करेक्शन देखने को मिला कि बजट में कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज ऑलरेडी 5 गुना 10 गुना हो चुकी है पिछले 2 से 3 सालों में सिर्फ। तो ये रीजन है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। तो जो एनालिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, लेकिन ये अभी भी ओवर प्राइस्ड है। इनका पी रेशियो अभी जस्टिफाइड नहीं है, ऑल्दो पी रेशियो देखना एक खाली मेट्रिक नहीं है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए कि कितना ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं सबसे पहले, और कितने ऑर्डर बुक की बात नहीं हो रही। अब देखिए एचएएल का ऑर्डर बुक लिखा है 94,000 करोड़ का, बट ये अगर ये 10 लाख करोड़ भी हो गया तो एचएएल के पास क्या कैपेसिटी है कि वो ये रेवेन्यू को कन्वर्ट कर पाएगा कैश फ्लो में। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार डिफेंस सेक्टर को एनालाइज करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ये पी रेशियो के बेसिस पे आप सिर्फ नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।